नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाले हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वर्ष 1921 ईस्वी में, और यह खोज की गई थी दयाराम साहनी जी द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी। और यह खोज निर्देशन में हुई थी जॉन मार्शल जी के निर्देशन में इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। यह जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज जॉन मार्शल जी के निर्देशन में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। और यह जो फेमस साइट है हड़प्पा, यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोकेशन पूछ लिए जाते हैं, नदी वगैरह पूछ ली जाती है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हर एक पॉइंट, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको अच्छे से कवर कीजिएगा। जॉन मार्शल जी को सर जॉन मार्शल जी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी अगर ऑप्शन में आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। सर जॉन मार्शल एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और यह जो विशाल स्नानागार था इसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर और चौड़ाई लगभग 7.01 मीटर, और जो डेप्थ थी यानी गहराई वो लगभग 2.43 मीटर की है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी मीटर में है। लंबाई जो थी 11.88 मीटर की, चौड़ाई 7.01 मीटर और डेप्थ यानी गहराई 2.43 मीटर की पाई गई थी। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। लोथल इसका राइट आंसर होगा। और यह जो लोथल है यह गुजरात के भोगवा नदी के पास स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला था, और यह फेमस स्थल राजस्थान का पार्ट है। आरजे यानी राजस्थान, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन क्षेत्र से मिला, जो कि राजस्थान का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। इसकी खास बात यह है कि इसमें देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह है, और इस वेद को कुल 10 मंडलों में बांटा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वेद से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा। यह जो वेद है यह 10 मंडलों में बांटा गया है। इसमें देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह गिवन है। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिला है, और यह ऋग्वेद के 3रे अध्याय के 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है। 10वां ये श्लोक है, 3रा अध्याय है, 62वां सूक्त है। तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान अगर नहीं देंगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जी ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर यानी फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और नेमिनाथ जी जो कि पार्श्वनाथ जी से पहले तीर्थंकर थे यानी 22वें तीर्थंकर, ये जैन धर्म के थे। तो इनसे रिलेटेड भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी
स्थान पे हुआ था जो कि नेपाल का पार्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के निकट स्थित है। और एक खास प्रश्न और बनता है कि बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म ग्रंथ में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन इसे बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन, बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। वर्ष क्या था? वर्ष था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। स्थान था कुशीनगर, और यह जो स्थान है कुशीनगर, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह पॉइंट आप नोट करते चलिए। महापरिनिर्वाण के वक्त गौतम बुद्ध जी की आयु क्या थी? 80 वर्ष। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजगृह। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक। यह युद्ध अशोक ने लड़ा था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें इतना खून खराबा हुआ, जिसको देख करके अशोक ने यह प्रण लिया कि वह जीवन भर कोई भी युद्ध नहीं करेगा। तो इस युद्ध से रिलेटेड खास बात आप पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। कलिंग युद्ध एक ऐसा खास युद्ध था जिसके बाद अशोक ने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा, यही उसका अंतिम युद्ध था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं उनका फीडबैक आप कमेंट में जरूर देंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और जो ये अभिलेख थे ये प्राकृत भाषा में यानी मगधी प्राकृत में थे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए। यह जो लेख थे यह प्राकृत भाषा के थे। लिपि अगर पूछी जाती है देन आप ब्राह्मी लिपि आंसर करेंगे, भाषा में आप प्राकृत भाषा मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा? तो विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कभी युद्ध न हारने के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। तो राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। किसने कहा? विसेंट ऑर्थर स्मिथ। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ये फेमस इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम है विसेंट ऑर्थर स्मिथ। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ भी थे। तो राइट आंसर आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ आर्यभट्ट जी ने लिखा था। यह एक फेमस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आगे बढ़ते हैं।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी। वर्ष क्या था? तो वर्ष था 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसने गुलाम वंश की स्थापना की। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश। तो अब मामलुक वंश कहीं लिखकर आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मामलुक वंश के नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का इतिहास कई शासकों से जुड़ा हुआ है। किसी एक शासक ने इसे कंप्लीटली नहीं बनवाया था, यह जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने जब कार्य कराया तो ओनली 1 फ्लोर यानी एक ही मंजिल इसने बनवाया था। इसके बाद इसके दामाद इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें इसके ऊपर बनवाई थी, यानी कुल 4 मंजिलें हो चुकी थी कंप्लीट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसमें से 1 मंजिल बनवाई थी। इसके बाद 3 मंजिलें उसके दामाद इल्तुतमिश ने बनवाई थी, लेकिन बाद में इस पे बिजली गिर गई थी, जिसके कारण यह कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था। और उस समय काल था फिरोज शाह तुगलक का। तब फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई थी और उसके ऊपर 1 और मंजिल बनवाई थी, यानी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो टोटल 5 मंजिल का यह कुतुब मीनार है, जिसमें से पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, बाकी की 3 मंजिल बनवाई थी इल्तुतमिश ने, और आखिरी की जो 5वीं मंजिल है वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। बिजली गिरने के बाद जब मरम्मत कार्य उसने स्टार्ट कराया था, उसी दौर में उसने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो ये 3 शासक के नाम आप याद रखिए। पहला जो शासक था उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसमें उसने 1 मंजिल का कार्य कंप्लीट कराया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम था। इसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने बाकी की 3 मंजिल उसके ऊपर बनवाई थी, यानी टोटल वह 4 मंजिला मीनार हो चुकी थी। लेकिन बाद में बिजली गिरने के कारण वह डैमेज हुई। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक ने कराया और उसी दौर में उसने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो इतने 3 नाम आप याद रखिएगा, किसने क्या क्या कार्य करवाया कुतुब मीनार से रिलेटेड, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। यह एकमात्र महिला शासक थी जो दिल्ली सल्तनत की बनी थी, रजिया सुल्तान। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि साम्राज्य के केंद्र में रह करके हर जगह नियंत्रण किया जा सकता है, और मेन टारगेट उसका था दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण रखना। तो मेन इसका उद्देश्य यही था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 सगे भाई थे, हरियर और बुक्का, उन दोनों ने मिलकर की थी, और वर्ष था 1336 ईस्वी। वर्ष 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, और यह दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। यह जो साम्राज्य है यह कहाँ पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, तुंगभद्रा नदी। ये पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो हरियर और बुक्का नामक 2 सगे भाई थे, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की, और यह जो साम्राज्य था यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था वर्ष 1565 ईस्वी में। वर्ष 1565 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा, और यह युद्ध दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। दक्कन की जो सल्तनत थी और जो विजयनगर साम्राज्य था उसके बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या बन्नी हट्टी के नाम से भी
जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तालीकोटा युद्ध को हम लोग राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, जिसने वर्ष 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 ईस्वी वर्ष था, पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 ईस्वी। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था यह, और इसमें जो विजय प्राप्त हुई थी वह बाबर को हुई थी। इसी के पश्चात मुगल वंश की स्थापना बाबर ने भारत में की थी। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई, यानी अकबर ने इसकी शुरुआत की। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था शुरुआत करने का, वह यह था कि सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिला करके एक नया विचार लाना। यानी सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जाएगी, हर धर्मों को वरीयता दी जाएगी, हर धर्मों का यानी हर धर्म के विचार को सुना जाएगा और हर धर्म के विचारों को मिला करके एक नया विचार लाया जाएगा। तो दीन ए इलाही का मतलब यही था कि सभी धर्मों के विचारों को मिला करके एक नया विचार लाना। और यह किस वर्ष लाया गया? तो यह 1582 ईस्वी वर्ष था जब इसे लाया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वर्ष था 1699 ईस्वी, दिनांक थी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था वर्ष 1757 ईस्वी में, और यह युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। यानी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच यह युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 ईस्वी में। सन 1764 ईस्वी में यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की जो तीन शक्तियां थी, तीन भारतीय शक्तियां, उनके बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ही यह युद्ध हुआ था। और जो तीन भारतीय शक्तियां थीं उसमें मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन एक तरफ थे और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन लोगों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था सन 1764 ईस्वी में। और नेतृत्व कौन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो हेक्टर मुनरो। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हेक्टर मुनरो इसमें लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वर्ष 1793 ईस्वी में। और इसका जो असर था मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ था इसका असर? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसका असर ज़्यादा था। स्थायी बंदोबस्त का असर अगर आपसे प्रश्न किया जाता है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन राज्यों में इसका असर ज़्यादा था। और कब आया यह? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी?
सहायक संधि की नीति शुरू की गई थी लॉर्ड वेलेजली, जिसे हम लोग जॉर्ज वेलेजली के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से किसने लागू की थी? तो ये नीति के लिए फेमस हैं लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह नीति डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 के बीच चलाई गई थी। ईयर आप मेंशन कर लीजिए, 1848 से 1856 के बीच यह नीति चलाई गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेरठ। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। दिनांक थी 10 मई। 10 मई दिनांक आप नोट कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईयर तो आपको पता ही है, 1857। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ किया था? मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह बैरकपुर में किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल सम्राट था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वर्ष था 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें से एक पार्ट था ईस्ट बंगाल और एक पार्ट था वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ढाका। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था वर्ष 1907 ईस्वी में और इस विभाजन में कांग्रेस दो टुकड़ों में विभक्त हुआ था, जिसमें से एक दल था गरम दल और एक था नरम दल। तो कांग्रेस सूरत विभाजन में दो दलों में बंट गया था। ये आप याद रखिए, एक था गरम दल, एक था नरम दल। और इनके प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? इनके नाम आप लोग कमेंट करेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जी सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1915। डेट क्या थी? डेट थी 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से अपने भारत। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत का था। और यह सत्याग्रह वर्ष 1917 में किया गया था। वर्ष 1917 ईस्वी में यह सत्याग्रह हुआ था। यह याद रखिए, पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह सुधार लाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में और
और यह आंदोलन अगस्त मंथ में स्टार्ट हुआ था। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने वर्ष 1920 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया। अगस्त माह था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। डेट क्या थी यह आप लोग कमेंट करेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड था क्या? तो गोरखपुर के एक थाने में प्रदर्शनकारी भीड़ थी जिसने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उनको हिंसा पसंद नहीं थी और उसी समय असहयोग आंदोलन को उन्होंने खत्म किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था 1930 ईस्वी में। 1930 इसका राइट आंसर होगा। और यह जो मार्च था यह अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक गया था। दांडी में जाकर के इन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाया था और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था और यह आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन कब हुआ? तो वर्ष 1942 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। दिनांक क्या थी इस नारे की? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो। तो दोस्तों ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे। तब तक आप ही ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। जय हिंद।